हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बैंग ऑन थ्योरी। तो फ्रेंड्स, ये हमारी डेटा कंप्रेशन की जो सीरीज़ है एमसीक्यू की, उसका ये दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं और इमेज प्रोसेसिंग, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के ऊपर भी एक वीडियो पहला पार्ट डल चुका है। तो इसलिए उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिएगा, पार्ट 1 को। तो ये आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, भले वो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो टॉप 100 इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यूज़ हैं। 100 एमसीक्यू हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 में। अब ये नेक्स्ट 100 एमसीक्यू हैं और साथ के साथ विद सॉल्यूशन के साथ एक्सप्लेन भी करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो इन एमसीक्यू को समझने के लिए ज़रूरी हैं, तो उन्हें भी समझेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो एमसीक्यू है उसको देखते हैं। तो पहला एमसीक्यू है सैम्पलिंग रेट ऑफ ऑडियो। सैम्पलिंग रेट ऑफ ऑडियो का क्या मतलब है? तो इसके जो ऑप्शंस दे रखे हैं, एलोकेशन ऑफ नंबर ऑफ बिट्स टू द सैम्पल वेव फॉर्म। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है, रेट एट विच अ कंटिन्यूअस वेव फॉर्म इज सैम्पल्ड। तो सैम्पलिंग रेट की अगर कोई डेफिनेशन के रिगार्डिंग एमसीक्यू आता है या सिंपली आपसे सीधे सीधे पूछता है, तो आपको ये लाइन दिमाग में होनी चाहिए कि सैम्पलिंग रेट है क्या, रेट एट विच अ कंटिन्यूअस वेव फॉर्म इज सैम्पल्ड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द चैनल कोडिंग। ठीक है, तो चैनल कोडिंग का इसमें से कौन सा जो कोड है, जो कौन सा मेथड है जो पार्ट नहीं है, या कौन सा कोडिंग फॉर्म है जो इसका पार्ट नहीं है चैनल कोडिंग का? तो हफमैन कोड जो है वो चैनल कोडिंग का पार्ट नहीं है। बाकी ये हैमिंग कोड, रेक्टेंगुलर कोड, ये चैनल कोडिंग के पार्ट होते हैं, आपने नेटवर्क्स में पढ़े होंगे। और ये हफमैन कोड जो है, इसके बारे में आप जानते होंगे, तो ये चैनल कोडिंग का पार्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो है द मिनिमम सैम्पलिंग रेट, उसे हम क्या कहते हैं? तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं, डेटा रेट, सिंबल रेट, न्यूक्विस्ट रेट एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है न्यूक्विस्ट रेट। मिनिमम सैम्पलिंग रेट को हम न्यूक्विस्ट रेट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिवर्सिबल और लॉसलेस कंप्रेशन टेक्निक। तो रन लेंथ इनकोडिंग के बारे में हम पहले पिछली वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका आंसर है रन लेंथ इनकोडिंग, क्योंकि ये लॉसलेस कंप्रेशन टेक्निक और रिवर्सिबल टेक्निक को फॉलो करती है। ठीक है, आगे कई टॉपिक ऐसे भी हैं जिनको हम एक्सप्लेन भी करेंगे, जिसके ऊपर एमसीक्यू हैं। तो काफ़ी सारे टॉपिक आपके एमसीक्यू के साथ साथ ही क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो डिजिटल वीडियो इस सीक्वेंस ऑफ डिजिटल वीडियो जो होती हैं वो किस सीक्वेंस को फॉलो करती हैं? तो वो फ्रेम्स के सीक्वेंस को फॉलो करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है सीक्वेंस ऑफ कोड असाइन। जो हमारे अलग अलग मेथड्स में हम जो सीक्वेंस ऑफ कोड असाइन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कोड वर्ड। ठीक है, इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल्स टू 1 इट मीन्स व्हेन। अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ऑलवेज अकर, कि वो प्रोबेबिलिटी, वो इवेंट जो है वो हर बार होगा, ऑलवेज अकर। ठीक है, नेक्स्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन डिपेंडिंग ऑन फाइनाइट नंबर ऑफ आउटपुट्स इट्स कॉल्ड। अगर कोई सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो डिपेंड कर रही है अपने फाइनाइट नंबर ऑफ आउटपुट पे, तो इसे क्या कहते हैं? मार्कोव भी कहते हैं और फाइनाइट मेमोरी रिसोर्स भी कहते हैं। तो ये टॉपिक्स जो हैं इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में। ये कोई मॉडल्स होते हैं अलग अलग इनके बारे में। ठीक है, तो इस चीज़ को आप समझ लीजिए, अगर कोई सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है वो डिपेंड कर रही है अपने फाइनाइट नंबर ऑफ आउटपुट्स पे, तो उसे मार्कोव भी कहते हैं और फाइनाइट मेमोरी रिसोर्स भी कहते हैं। तो इसका आंसर है बोथ ए एंड बी। इन्फॉर्मेशन पर सोर्स, इन्फॉर्मेशन पर सोर्स को क्या कहते हैं? एंट्रोपी कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ को दिमाग में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। एंट्रोपी के बारे में आगे न्यूमेरिकल भी है और उसके बारे में थोड़ा टॉपिक भी डिस्कस करेंगे अभी इसी वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट जो है इन्फॉर्मेशन इग्नोर्ड द ह्यूमन आई इज द इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। हमारी ह्यूमन आई जो है वो कौन सी इन्फॉर्मेशन को इग्नोर करती है? इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, अब ये देखते हैं, ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। एन इमेज इज, ये बेसिकली कंप्रेशन रेशियो के ऊपर ये क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये स्कोरिंग क्वेश्चन है, बहुत आसान है। आपको फॉर्मूला पता हुआ तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। एन इमेज इज रिप्रेजेंटेड बाय, रेशियो दे रखा है, रिजोल्यूशन 65536 इंटू 8 बिट्स एंड आफ्टर कंप्रेशन इट रिड्यूस टू, दो रिजोल्यूशन दे रखे हैं। जो इमेज का पहला रिजोल्यूशन है वो दे रखा है कंप्रेस होने के बाद, इसका रिजोल्यूशन ये है। आपसे कंप्रेशन रेशियो पूछा जा रहा है, तो कंप्रेशन रेशियो आपको परसेंटेज में पूछा जा रहा है। तो परसेंटेज में कंप्रेशन रेशियो का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है कि बिफोर कंप्रेशन, मतलब आप दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए और नीचे जो बिफोर कंप्रेशन वाली वैल्यू है इनटू 100। तो आप इसको सीधे सीधे पहले 65536 मतलब ये रिजोल्यूशन माइनस ये रिजोल्यूशन अपॉन दिस रिजोल्यूशन
बिफोर वाला इन मल्टीप्लाई 100, तो इसका सिंपल फॉर्मूला होता है, तो वैल्यू जो आएगी वो 75% आएगी। ठीक है, तो कंप्रेशन रेशियो का फॉर्मूला। नेक्स्ट जो है वो कंप्रेशन रेट के बारे में पूछा जा रहा है, तो कंप्रेशन रेट का तो बहुत सिंपल सीधा सीधा फॉर्मूला होता है। पहले क्वेश्चन कह रहा है, एन इमेज इज स्क्वायर एरे ऑफ this pixel requires 65536 bytes and after compression it reduced to this byte, what will be the compression rate। सेम क्वेश्चन है, बस इसमें कंप्रेशन रेट पूछ रहा है, बता रहा है कि पहले जो है वो इमेज स्क्वायर एरे का वो इतने बाइट्स कवर कर रहा है, आफ्टर कंप्रेशन वो रिड्यूस होकर इतने बाइट में हो गया कंप्रेशन रेट। तो कंप्रेशन रेट का जो फॉर्मूला होता है बहुत सिंपल है, आपको बस सीधे सीधे जो आफ्टर कंप्रेशन की वैल्यू है अपॉन बिफोर कंप्रेशन की वैल्यू है, यानी कि ये वैल्यू ऊपर आएगी आफ्टर कंप्रेशन वाली अपॉन बिफोर कंप्रेशन वाली। अगर इसी की जगह आपसे पूछा जाता कंप्रेशन फैक्टर, तो वो कंप्रेशन रेट का रिवर्स होता है। ठीक है, तो कंप्रेशन रेट में आपको सीधे सीधे दिस वैल्यू आफ्टर कंप्रेशन अपॉन बिफोर कंप्रेशन, तो इसका आंसर 2 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है, इन द इनकोडेड फाइल विच टाइप ऑफ चेंजेस आर मेड इन सिंबल। इनकोडेड फाइल में कौन कौन से चेंजेस सिंबल में करे जाते हैं, तो इसके ऑप्शंस हैं, दे आर कंप्रेस्ड, दे आर चेंज टू अ लेटर और सिंबल, दे आर प्रेजेंटेड इन द ग्राफिकल फॉर्म। तो कोई चेंजेस भी परफॉर्म नहीं करे जाते हैं किसी भी सिंबल में, तो इसका आंसर है नो चेंजेस आर मेड। फिर जो क्वेश्चन है वो एंट्रोपी के ऊपर क्वेश्चन है, कैलकुलेट दी एंट्रोपी, और इसके ऊपर अलग अलग इवेंट की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.4, तो इसके लिए आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसका आंसर 1.22 आ रहा है, तो इसलिए एंट्रोपी थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको डिस्कस कर ले रहे हैं। ठीक है, तो व्हाट इज एंट्रोपी, तो इसके लिए थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। देखिए, इफ वी हैव अ सेट ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स, अगर हमारे पास अलग अलग इवेंट्स हैं, सेट ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, इवेंट ए, इवेंट बी एंड सो ऑन, विच आर सेट ऑफ आउटकम्स ऑफ सम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जो कि सेट ऑफ आउटकम्स हैं कुछ पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के, तो एक्सपेरिमेंट को जो प्रेजेंट कर रहे हैं वो एस से कर रहे हैं। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है, जो यूनिवर्सली अलग अलग जो इवेंट्स हैं, सेट ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, वो किसके बराबर है, सेट ऑफ आउटकम्स ऑफ सम एक्सपेरिमेंट्स। तो इसको जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है, जो हमारा एस जो है सैंपल स्पेस है, तो जो वैल्यू है एवरेज सेल्फ इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड विद रैंडम एक्सपेरिमेंट इज गिवन बाय, तो एच जो है यहाँ पे वो एंट्रोपी है। दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड द एंट्रोपी एसोसिएटेड विद द एक्सपेरिमेंट। तो समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट, पर्टिकुलर इवेंट, एंड देन दिस आई। अब यहाँ पे आई क्या है, तो आप इसको देखिए, यहाँ पे पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में थोड़ा देख ले रहे हैं। पी तो प्रोबेबिलिटी है, आई क्या है, the Shannon showed that if the experiment is a source that put out symbol AI, पर्टिकुलर इवेंट का नंबर, पर्टिकुलर इवेंट का नंबर, जैसे कि अब ये आगे हम फॉर्मूले में देखेंगे किस तरीके से उसको सॉल्व करना है, क्या एक्चुअल फॉर्मूले की क्या वैल्यू है। देन द एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ द एवरेज नंबर ऑफ बाइनरी सिंबल नीडेड टू कोड द आउटपुट ऑफ द सोर्स। तो ये तो एक बेसिक डेफिनेशन की बात हो गई, लेकिन फॉर्मूले को समझने के लिए जो है मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल ही दिखा दे रहा हूँ। तो इसमें क्वेश्चन में जैसे सीधे सीधे कह रहा है फाइंड एंट्रोपी फॉर द फॉलोइंग सोर्स, तो ये पर्टिकुलर सोर्स ऑफ सिंबल वैल्यूज दे रखी है, इनकी हमें एंट्रोपी फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमें पहले वो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट फाइंड आउट करने हैं जिनमें रिपीटिशन हो रहा है। तो आप देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, प्रोबेबिलिटी 6 और प्रोबेबिलिटी 7 और प्रोबेबिलिटी 10 का जो अकरेंस है वो सेम है। तो अकरेंस जो है वो सिर्फ एक बार ही आ रहा है, और टोटल नंबर ऑफ जो इवेंट्स हैं वो कितने हैं, 16, तो 1/16, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ये हो गई। सेम जो प्रोबेबिलिटी 2, 3, 4, 5, 8, 9 है, उनकी अकरेंस 2 है, तो इसकी वैल्यू आ गई 1/8। ठीक है, तो एंट्रोपी के लिए फॉर्मूला लगाया, एंट्रोपी को, तो फॉर्मूला हमने देख लिया है, H इक्वल्स टू समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर जो भी इवेंट है उसकी ith वैल्यू तक, देन लॉग बेस टू प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट। तो ये इसका फॉर्मूला है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फॉर्मूले में हमने जो वैल्यूज है हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की अकरेंस के साथ, वो हमने यहाँ पे पुट कर दी है वैल्यूज, और हमारी जो वैल्यू है आंसर है हमारा 3.25 बिट्स में आंसर आ गया है। ठीक है, और ये 4 और 6 जो वैल्यू है नंबर ऑफ इवेंट्स की है, नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स की है। जैसे यहाँ पे 4 हैं, 1, 6, 7, 10 एंड 6 जो है यहाँ पे 6 इवेंट हैं, और यहाँ पे हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस की वैल्यू है, देन लॉग बेस 2। तो ये फॉर्मूला है, इसके बेस पे आप एंट्रोपी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आप तो ये क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन आप इसी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट जो है, इफ द प्रोबेबिलिटी इज नॉट गिवन विच मेथड इज प्रोबेबलेबल।
प्रेफरेबल इफ अगर आपको प्रोबेबिलिटी गिवन नहीं है तो आप कौन सा मेथड प्रेफर करेंगे? तो अगर प्रोबेबिलिटी गिवन नहीं है तो अडेप्टिव हफमैन, ये जो मेथड्स हैं इनके बारे में हम काफ़ी आगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बात करेंगे और इसके एग्जाम्पल भी देखेंगे, जैसे एंट्रोपी का देखा। तो अगर प्रोबेबिलिटी नहीं गिवन है तो आप अडेप्टिव हफमैन को प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। एवरेज लेंथ ऑफ एक्सटेंडेड हफमैन कोड इज अपर बाउंडेड बाई, जो एवरेज लेंथ होती है एक्सटेंडेड हफमैन कोड की वो अपर बाउंड किससे होती है? अपर बाउंड किससे होती है? तो वो जो वैल्यू है R+1/9। तो ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। और जो टॉपिक है ये एक्सटेंडेड हफमैन कोड, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये एमसीक्यू जो हैं ये टॉपिक बेस हैं, तो हम साथ के साथ टॉपिक भी डिस्कस करते चल रहे हैं, ठीक है। तो उसको लेके कंफ्यूज मत होइएगा कि अगर किसी टॉपिक के बारे में पता नहीं है, क्योंकि टॉपिक ऐसे इतने सारे हैं डेटा कंप्रेशन और आईपी में, तो हर टॉपिक तो कवर नहीं करा जा सकता। जो टॉपिक, क्योंकि न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक हैं, ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। आगे चलिए नेक्स्ट देखते हैं कंप्रेशन मेथड। तो अलग अलग कंप्रेशन मेथड है, लेकिन कुछ जो है वो टेक्स्ट के लिए हैं, कुछ इंटीजर के लिए हैं। तो इंटीजर टाइप डेटा के लिए आप कौन सा कंप्रेशन मेथड यूज कर सकते हैं? गोलम कोड, ठीक है। तो इसका आंसर है गोलम कोड। नेक्स्ट जो है, इफ इन हफमैन इनकोडिंग बोथ द सेंडर एंड द रिसीवर मस्ट हैव अ कॉपी ऑफ द कोड, ठीक है। तो वो जो कॉपी ऑफ द कोड है सेंडर रिसीवर के पास वो सेम होनी चाहिए, तो इसका आंसर है सेम। नेक्स्ट जो है, इन दी मल्टीमीडिया कंटेंट कोडिंग एंड डिकोडिंग इज परफॉर्म बाय सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। तो कोडिंग और डिकोडिंग कौन परफॉर्म करता है मल्टीमीडिया कंटेंट में? कोडेक, ठीक है। तो इसका आंसर है कोडेक। नेक्स्ट जो है, इन डिक्शनरी टेक्निक फॉर डेटा कॉम्पैक्शन विच अप्रोच ऑफ बिल्डिंग डिक्शनरी इज यूज्ड फॉर द प्रायर नॉलेज ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ द फ्रिक्वेंटली अकरिंग पैटर्न्स, ठीक है। तो इसका आंसर है स्टैटिक डिक्शनरी, ठीक है, क्योंकि बात हो रही है डिक्शनरी टेक्निक्स में डेटा कॉम्पैक्शन के लिए कौन सी अप्रोच जो है वो डिक्शनरी को बनाने के लिए यूज़ की जाती है, जिसमें हमारे पास प्रायर नॉलेज है किसकी? प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रिक्वेंटली अकरिंग पैटर्न्स। तो हम कौन सी डिक्शनरी यूज करते हैं? स्टैटिक डिक्शनरी। नेक्स्ट जो है, डिक्शनरी ऑर्डर इज समटाइम यूज्ड एज अ सिनोनिम फॉर लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर। तो इसका आंसर है लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर। नेक्स्ट जो है, हाउ मेनी कैरेक्टर्स एन एनकोडर रीड्स एंड सर्चेस द डिक्शनरी टू सी इफ दिस इनपुट एग्जिस्ट इन द डिक्शनरी। तो इसका आंसर है 2 कैरेक्टर। नेक्स्ट जो है, स्लाइडिंग विंडोइंग टेक्निक इज यूज्ड इन विच डिक्शनरी कंप्रेशन। तो स्लाइडिंग विंडो टेक्निक कौन सी है? अगर आपने कंप्रेशन टेक्निक पढ़ रखी है डिक्शनरी की तो आपको पता होगा, इसका आंसर है LZ77, ठीक है। LZ77 इसका आंसर है, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंटर फ्रॉम द लुक अहेड बफर, पॉइंटर की जो डिस्टेंस होती है वो लुक अहेड बफर से, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऑफसेट डिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट जो है, द यूनिक्स कंप्रेस कमांड इज वन ऑफ द अर्लियर एप्लीकेशन ऑफ LZW। तो यूनिक्स कंप्रेस कमांड जो है वो किसकी एप्लीकेशन हुआ करती थी? LZW की, ठीक है। नेक्स्ट जो है, द बेसिक एल्गोरिथम इनिशियली अटेम्प्ट्स टू यूज द लॉन्गेस्ट कॉन्टेक्स्ट। तो इसका आंसर है लॉन्गेस्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एन डैश इज इनकोडेड एंड द एल्गोरिथम अटेम्प्ट्स टू यूज द नेक्स्ट स्मॉलर कॉन्टेक्स्ट। तो इसका आंसर है एस्केप सिंबल, ठीक है। नेक्स्ट जो है, द कैलेक स्कीम एक्चुअली फंक्शंस ऑन, दोनों के लिए वर्क करती है, बाई लेवल इमेजेस के लिए एंड ग्रे स्केल इमेजेस के लिए, ओके। नेक्स्ट जो है, इन फैसिमाइल ट्रांसिशन अ पेज इज स्कैन्ड एंड कन्वर्टेड इनटू अ सीक्वेंस ऑफ। तो इसका आंसर है ब्लैक और व्हाइट पिक्सल। कुछ टॉपिक ऐसे हो सकते हैं जो आपके सिलेबस में ना हो, तो आप अपना सिलेबस भी एक बार जरूर वेरीफाई कीजिएगा। हो सकता है कुछ टॉपिक इसमें से एमसीक्यू ऐसे हो जो आप बेफिजूल पढ़ें और आपके सिलेबस में ना हो, लेकिन ये टॉपिक सब डेटा कंप्रेशन के, तो इसलिए सारे टॉपिक कवर करे जा रहे हैं, ठीक है, और सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं। नेक्स्ट जो है, डैश हैज बिकम क्वाइट पॉपुलर फॉर इनकोडिंग ऑल काइंड्स ऑफ इमेजेस। ऐसी कौन सी चीज़ है जो क्वाइट पॉपुलर है इनकोडिंग के लिए अलग अलग तरीके की इमेजेस को, बोथ कंप्यूटर जनरेटेड एंड नेचुरल इमेजेस? तो वो है GIF, ठीक है। नेक्स्ट जो है, अ स्टैटिक डिक्शनरी टेक्निक दैट इज लेस स्पेसिफिक टू ए सिंगल एप्लीकेशन, ठीक है। तो इसका आंसर है डायग्राम कोडिंग, ओके। नेक्स्ट जो है, अर्लीस्ट नेम ऑफ द फैसिमाइल कोडिंग इज, तो अर्लीस्ट नेम फैसिमाइल कोडिंग का है फैक्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विंडो इन डिक्शनरी मेथड कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी पार्ट्स। डिक्शनरी मेथड के अंदर कितनी विंडो, मतलब कितने पार्ट्स की विंडो होती है? तो वो 2 पार्ट्स की होती है, ओके। नेक्स्ट जो है, एट एनी गिवन टाइम द आउटपुट ऑफ एन एनकोडर डिपेंड्स ऑन प्रेजेंट इनपुट। किसी भी टाइम में जो आउटपुट होता है एनकोडर का वो किस पे डिपेंड करता है? उस प्रेजेंट इनपुट पे, ओके। चलिए नेक्स्ट, डिजिटल वीडियो सीक्वेंस ऑफ फ्रेम्स, ठीक है। हम पहली बात कर चुके हैं, डिजिटल वीडियो किसका सीक्वेंस होता है? फ्रेम्स का। द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ए डैश कंस्ट्रक्टेड सीक्वेंस इज आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल सीक्वेंस। तो ये किस में पॉसिबल होता है? लॉसलेस में, ठीक है, लॉसी में, क्योंकि हम रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते।
नेक्स्ट जो है वी कैन इंप्रूव द अमाउंट ऑफ डैश बाय एक्सेप्टिंग अ सर्टेन डिग्री ऑफ लॉस ड्यूरिंग द कंप्रेशन प्रोसेस। कंप्रेशन, तो इसका आंसर है वी कैन इंप्रूव द अमाउंट ऑफ कंप्रेशन बाय एक्सेप्टिंग अ सर्टेन डिग्री ऑफ लॉस। नेक्स्ट जो है द डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल एंड रिकंस्ट्रक्टेड, जो डिफरेंस होता है दोनों के बीच का, विच विल बी रेफर टू एज दी, उसे क्या कहते हैं, डिस्टॉर्शन। जो दोनों के बीच का डिफरेंस है उसे हम क्या कहते हैं, डिस्टॉर्शन। नेक्स्ट जो है द रेट फॉर ए डिस्क्रीट सोर्स इज सिंपली दी एंट्रोपी के बारे में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो इसकी अगर आप छोटी सी डेफिनेशन की बात करें तो रेट फॉर ए डिस्क्रीट सोर्स इज सिंपली दी एंट्रोपी। ओके, नेक्स्ट जो है पॉपुलर मेजर ऑफ डिस्टॉर्शन इज स्क्वायर्ड एरर मेजर। तो अलग अलग मेजर्स हैं डिस्टॉर्शन के लिए, तो जो पॉपुलर मेजर है वो है स्क्वायर्ड एरर मेजर। ठीक है, नेक्स्ट जो है विच फाइल फॉर्मेट स्टोर्स मल्टीपल फाइल इन ए सिंगल जिप फाइल। अगर आपको सिंगल जिप फाइल में मल्टीपल फाइल स्टोर करनी है तो उस फाइल का फॉर्मेट क्या होगा, जाहिर सी बात है जिप फाइल। ओके, एंड द प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग इनफाइनाइट सेट्स ऑफ वैल्यूज विद अ मच स्मॉलर सेट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो अगर डेफिनेशन सीधी सीधी पूछी जाती है तो इसका जो सिंपल सी डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग इनफाइनाइट, अगर आप इनफाइनाइट सेट ऑफ वैल्यूज को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं विद अ मच स्मॉलर सेट, तो छोटे से सेट में इनफाइनाइट सेट ऑफ वैल्यूज को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो उसे क्वांटाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट जो है सिंपल क्वांटाइजेशन स्कीम वुड बी टू रिप्रेजेंट ईच आउटपुट ऑफ द सोर्स विद द इंटीजर वैल्यू क्लोजेस्ट टू इट। तो इसका आंसर है इंटीजर। ठीक है, नेक्स्ट जो है द डिजाइन ऑफ द डैश हैज अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द अमाउंट ऑफ कंप्रेशन। तो इसका आंसर है क्वांटाइजर। द डिजाइन ऑफ द क्वांटाइजर हैज अ, क्वांटाइजर का जो डिजाइन होता है उसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है किस पे, अमाउंट ऑफ कंप्रेशन पे। ओके, तो नेक्स्ट है क्वांटाइजेशन टेक्निक दैट ऑपरेट्स ऑन ब्लॉक्स ऑफ डेटा। तो इनमें से कौन सी क्वांटाइजेशन टेक्निक है जो ब्लॉक ऑफ डेटा पे ऑपरेट करती है, इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो है सेट ऑफ एल डायमेंशनल ब्लॉक कॉल्ड द डैश ऑफ द वेक्टर क्वांटाइजर। तो इसका आंसर है कोड बुक। सेट ऑफ एल डायमेंशनल ब्लॉक कॉल्ड द कोड बुक, तो उसे कोड बुक कहते हैं। ओके, LBG एल्गोरिथम इज यूज्ड टू डिजाइन ए कोड बुक। ओके, तो इसका आंसर है कोड बुक। ठीक है, नेक्स्ट डैश शेप इज यूज टू मेक कोड बुक इन स्ट्रक्चर वेक्टर। अगर स्ट्रक्चर वेक्टर में आप कोड बुक कोई डिजाइन करना चाह रहे हैं तो उसकी शेप क्या होगी, हेक्सागन शेप होगी। ओके, नेक्स्ट जो है इन पोलर वेक्टर क्वांटाइजेशन आर इज कॉल्ड, पोलर वेक्टर क्वांटाइजेशन में आर क्या है, वो है मैग्नीट्यूड। ओके, तो इसका आंसर है मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट जो है ट्री का जो स्ट्रक्चर, ट्री के स्ट्रक्चर में वेक्टर क्वांटाइजेशन क्लस्टर किन मतलब कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, 2 ग्रुप्स में। ओके, नेक्स्ट जो है रन लेंथ एनकोडिंग इज अ कंप्रेशन मेथड इन विच रिपीटेड अकरेंस ऑफ सिंबल। तो इसका आंसर है अकरेंस ऑफ ए सिंबल। नेक्स्ट जो है एक्सटेंडेड हफमैन मेथड यूज्ड, मतलब क्यों यूज किया जाता है, किस लिए यूज किया जाता है, तो स्क्यूड प्रोबेबिलिटी के लिए यूज किया जाता है। ओके, तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट जो है प्रोबेबिलिटी मॉडल इज बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी। ओके, तो ये हम पहली वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका आंसर है फ्रीक्वेंसी। एंट्रोपी ऑफ ए सोर्स इज एवरेज सेल्फ इन्फॉर्मेशन। तो एंट्रोपी ऑफ सोर्स को आप कह सकते हैं एवरेज सेल्फ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, जैसे पहला ऑप्शन है सेल्फ इन्फॉर्मेशन ऑफ द सोर्स, ये नहीं है, एवरेज सेल्फ इन्फॉर्मेशन है। ओके, नेक्स्ट जो है एस्काई कोड इज एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड लेंथ कोड। एस्काई कोड हमेशा फिक्स लेंथ का होता है, तो किसका एग्जांपल है, फिक्स लेंथ कोड का। ठीक है, अब जो ये टॉपिक है ये भी थोड़ा समझने वाला है, तो उसको भी हम थोड़ा डिस्कस करते हैं, क्योंकि कोड के बेस पे आपसे न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूनिकली डिकोडेबल कोड एंड प्रीफिक्स कोड, इंस्टेंटेनियस कोड। तो इंपॉर्टेंट जो है वो यूनिकली डिकोडेबल कोड है, जैसे कि इसमें कह रहा है ये कोड जो है वो इनमें से क्या है, तो ये कोड तीनों ही कोड्स की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, तो ऑल ऑफ दी अबव आंसर है इसका। लेकिन मॉडलिंग एंड कोडिंग के टॉपिक को समझ लेते हैं, फिर यूनिकली डिकोडेबल कोड का एक एग्जाम्पल भी देख ले रहे हैं। तो मॉडलिंग एंड कोडिंग क्या है, द डेवलपमेंट ऑफ डेटा कंप्रेशन, जो डेटा कंप्रेशन की अलग अलग एल्गोरिथम्स का डेवलपमेंट हुआ अलग अलग डेटा, वेराइटी ऑफ डेटा के लिए, तो वो 2 फेजेस में कन्वर्ट करा गया। पहला है मॉडलिंग, दूसरा कोडिंग। तो जो पहला स्टेप है वो मॉडलिंग है। द फर्स्ट फेज इज यूजुअली रेफर टू एज मॉडलिंग। इस फेज में क्या होता है, हम जो इंफॉर्मेशन है उसको एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, उसमें जो रिडंडेंसी, डुप्लीकेसी है जो एग्जिस्ट है उसको पता करने की कोशिश करते हैं और डिस्क्राइब करते हैं इन दी फॉर्म ऑफ मॉडल। तो एक मॉडल क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट फेज जो है वो है कोडिंग। इस फेज में क्या होता है, जो डिस्क्रिप्शन होता है मॉडल का उसको डिफाइन करा जाता है, ठीक है, फ्रॉम द मॉडल, और उसको इनकोड करा जाता है किसमें, बाइनरी अल्फाबेट्स में। तो जो डिफरेंस बिटवीन द डेटा एंड द मॉडल इज रेफर टू एज द रेजिड्यूअल। ठीक है, तो मॉडलिंग, कोडिंग, रेजिड्यूअल, ये टर्म्स आपको पता होने चाहिए, ये भी एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। अब बात है यूनिकली डिकोडेबिलिटी की, जिसके बेस पे न्यूमेरिकल आ सकते हैं एमसीक्यू में।
तो इसको थोड़ा देख लेते हैं। मान के चलिए हमारे पास दो कोड वर्ड्स हैं ए बी, ठीक है, जिसमें ए की जो लेंथ है वो k बिट्स की है, बी की जो लेंथ है वो n बिट्स की है, एंड k इज लेस देन n। तो मान के चलिए जो फर्स्ट के बिट्स हैं बी की आर आइडेंटिकल टू ए। जैसे कि आप इसे छोड़िए, आप सीधा सीधा एग्जाम्पल को देखिए कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसमें ए कोड वर्ड जो है वो 010 वैल्यू है एंड बी की जो कोड वर्ड वैल्यू है 01011 है। तो आप देख सकते हैं कि ए की जो कोड वर्ड वैल्यू है वो बी के आइडेंटिकल है, यानी कि ए जो है वो बी का प्रीफिक्स है, 010 इसमें भी है, ठीक है। तो ए जो है बी का प्रीफिक्स है। तो बी में अगर आप ए की प्रीफिक्स वैल्यू को हटा दें तो जो लास्ट की वैल्यू है उसे हम कहते हैं डैंगलिंग सफिक्स। तो इसमें जो बी की जो ये वैल्यू है ये है डैंगलिंग सफिक्स। तो यूनिकली डिकोडेबल फाइंड आउट करने के लिए तो आगे हम एग्जांपल देखेंगे, लेकिन आपको ये टर्म्स पता पहले होने चाहिए, प्रीफिक्स, डैंगलिंग सफिक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि इसमें देखिए आप कि x की जो वैल्यू है 0110, y की वैल्यू है 011, तो y जो है 011 वो x का सफिक्स है। 011 देखिए इसमें पहले आ रहा है, तो y जो है x का सफिक्स है, तो 00 इसमें क्या हो गया, डैंगलिंग सफिक्स। यानी कि आप प्रीफिक्स को अगर हटा दें x में से जो y है, ठीक है, तो 00 क्या हो गया, डैंगलिंग सफिक्स, ठीक है। तो यूनिकली डिकोडेबल कोड आप कैसे पता लगा सकते हैं कि वो है कि नहीं है कोई भी कोड। तो जैसे कि मान के चलिए कि एग्जांपल लेते हैं कि कोड लेते हैं, A1 की वैल्यू 0 है, A2 की वैल्यू 01 है, A3 की वैल्यू 11 है। तो सबसे पहले हमारा काम है कोड वर्ड्स को रिप्रेजेंट करना। तो कोड वर्ड्स को हमने रिप्रेजेंट कर दिया 00111, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। तो कोड वर्ड 0 जो है तो उसको चेक करते हैं क्या वो किसी का प्रीफिक्स है। तो देखें तो 0 जो है वो इसका 01 का प्रीफिक्स है। तो 1 यानी कि क्या हो गया, डैंगलिंग सफिक्स। तो हमें एक डैंगलिंग सफिक्स मिल गया। और ये चेक कर लेते हैं कि ये डैंगलिंग सफिक्स जो है ये ऑलरेडी कोड वर्ड तो नहीं है, यानी कि ये ऑलरेडी कहीं डिफाइन तो नहीं है, तो ये कहीं भी अकेला डिफाइन नहीं है, ये अकेला कोड वर्ड नहीं है, तो हम इसे कोड वर्ड बना देंगे, ठीक है। तो हमने क्या करा कि ये जो हमें अपना डैंगलिंग सफिक्स मिला है इसको हमने कोड वर्ड बना के दोबारा से रिप्रेजेंट कर दिया। तो 00111 तो हमारे पास पहले से था, तो हमने डैंगलिंग सफिक्स को लेकर कोड वर्ड बना के उसे दोबारा, अब हम दोबारा चेक करेंगे कि ये 0 जो है ये किसी का प्रीफिक्स है, हाँ ये 01 का प्रीफिक्स है, और ये 1 ये डैंगलिंग सफिक्स है, ठीक है, और हम इसे ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं। तो 1 जो अब देखते हैं 1 जो है क्या वो प्रीफिक्स है किसी का, हाँ ये 1 जो है 11 का प्रीफिक्स है, ठीक है। तो 1 फिर से हमें डैंगलिंग सफिक्स मिला जो कि ऑलरेडी लिस्ट में है, ठीक है। तो हम जिसे डिफाइन कर चुके हैं, तो हम कोई आर्ग्यू अब नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कोड जो है वो यूनिकली डिकोडेबल है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल दे रखा है, तो एग्जांपल को अगर आप इसी मेथोडोलॉजी से फाइंड आउट करेंगे तो इसका आंसर फॉल्स आएगा, ये कोड यूनिकली डिकोडेबल नहीं है, ठीक है। जैसे कि आप देख भी सकते हैं कि जैसे स्टार्टिंग से अगर हम शुरू करें, अगर हम जल्दी से सॉल्व करना चाहें, एमसीक्यू हमारे पास आए कि आप देखें इसमें पहली जो वैल्यू है वो जो कोड वर्ड की वैल्यू है वो 0 है, तो आप देखें क्या ये किसी का प्रीफिक्स है, हाँ ये इसका प्रीफिक्स है, तो हमें एक डैंगलिंग सफिक्स मिला, ठीक है। तो 1 वैल्यू मिली, हमने उसे कोड वर्ड में रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने रिप्रेजेंट करने के बाद हमने दोबारा चेक करा कि 11, ठीक है। तो 11 हमने चेक करा क्या ये किसी का प्रीफिक्स है, तो हाँ ये ऑलरेडी प्रीफिक्स है, और हमें एक नया डैंगलिंग सफिक्स मिला 1, नया क्या, ये तो हम पहले से ही कोड वर्ड डिफाइन कर चुके हैं, तो ये रूल को फॉलो नहीं कर रहा, तो ये यूनिकली डिकोडेबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट प्रोसेस इज डन बाय द डेटा कंप्रेशन व्हाइल एनकोडिंग द डेटा, कौन सा प्रोसेस फॉलो करते हैं डेटा कंप्रेशन व्हाइल एनकोडिंग द डेटा। तो ऑप्शंस हैं, आइडेंटिफाइंग रिपीटिशन इन द डेटा, ये फॉलो होता है, रिड्यूसिंग रिपीटिशन ये भी फॉलो होता है, एलिमिनेटिंग, तो तीनों ही फॉलो होते हैं, इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट जो है, विच टेक्निक आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट लेस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टू कंजर्व स्पेस, तो इसका आंसर है डेटा कंप्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट जो है, इन डेटा कंप्रेशन टेक्निक ईच वर्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट, तो मेनली हम ए और बी अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। नेक्स्ट जो है, वेयर इज द इनकोडेड फाइल one can have the data that tells which digit letter represent which word। तो सिंपली क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि इनकोडेड फाइल में वो जगह मतलब कौन सी है, बिगिनिंग मिडल एंड में से वो जगह कौन सी है कि जो वन कैन हैव द डेटा दैट टेल्स विच डिजिट एंड लेटर रिप्रेजेंट विच वर्ड, जो कि हमें पता है कि कौन सी डिजिट और लेटर जो है वो किस वर्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, तो वो बिगिनिंग होती है, तो इसका आंसर है बिगिनिंग। नेक्स्ट जो है, व्हाट इज द रीजन दैट इन द बिगिनिंग ऑफ द इनकोडेड फाइल देयर इज डेटा टेलिंग विच डिजिट लेटर रिप्रेजेंट विच वर्ड, तो इसके बारे में हम पहले ही देख चुके हैं, तो इसका जो रीजन क्या है वो क्या है, तो इट इज नीडेड टू कन्वर्ट द फाइल इन इट्स ओरिजिनल अनकम्प्रेस्ड फॉर्म। तो हमें वो किस लिए ज़रूरत है, वो बिगिनिंग में जो हमारा बिगिनिंग में जो डेटा है, या हम कह सकते हैं जो रिप्रेजेंट कर रहा है डिजिट लेटर, कौन कौन से वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किस लिए, ताकि हम उसे दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट कर सकें अनकम्प्रेस्ड फॉर्म में, ओके। नेक्स्ट जो है, इन द इनकोडेड फाइल हाउ मेनी टाइम लेंथी वर्ड्स अपीयर,
तो सिर्फ एक ही टाइम लेंदी वर्ड कहीं भी अपीयर करेगा, वो किसी भी जगह पे कर सकता है इनकोडेड फाइल में। ओके, इन दी इनकोडेड फाइल विच टाइप ऑफ चेंजेस आर मेड इन सिंबल, तो हम पहले ही देख चुके हैं, नो चेंजेस आर मेड। तो इन दी इनकोडेड फाइल विच सिंबल इज मार्क्ड इन दी बिगिनिंग, तो बिगिनिंग में ये सिंबल होता है। अगर आपने इनकोडिंग टेक्निक देखी होंगी तो इनकोडिंग फाइल को अगर आपने देखा है तो ये सिंबल बिगिनिंग में ये सिंबल होता है। ओके, नेक्स्ट जो है इन दी इनकोडेड फाइल विच सिंबल इज मार्क्ड इन दी एंडिंग, तो एंडिंग में ये डॉलर सिंबल होता है, स्टार्टिंग में ये सिंबल होता है और एंड में ये सिंबल होता है। नेक्स्ट, इन दी इनकोडेड फाइल बाय यूजिंग विच प्रोसेस इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ओरिजिनल फाइल एट एनी टाइम, तो रिवर्स प्रोसेस से हम उसे किसी भी टाइम ओरिजिनल फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम दी फॉलोइंग फॉर विच प्रोसेस आर्काइव मैनेजर टूल इज यूज्ड, किस प्रोसेस के लिए हम आर्काइव मैनेजर टूल यूज करते हैं, तो अगर आप ऑप्शन देखें तो इसका आंसर है फॉर डेटा कंप्रेशन ऑन फाइल एंड डायरेक्टरी। ओके, डेटा कंप्रेशन के लिए काम आता है फाइल और डायरेक्टरी के लिए। नेक्स्ट जो है फ्रॉम द फॉलोइंग विच फाइल्स फॉर्मेट स्टोर्स मल्टीपल फाइल एंड सिंगल जिप फाइल, तो हम पहले ही देख चुके हैं, इसका आंसर है जिप। नेक्स्ट जो है यूजिंग gzip प्रोग्राम, gzip प्रोग्राम के बारे में आप जानते होंगे, एन अनकम्प्रेस्ड फाइल इज द इन द tar फॉर्मेट इज compressed इन द zip फॉर्मेट बाय प्रोवाइडिंग विच एक्सटेंशन, अगर हमारे पास कोई अनकम्प्रेस्ड फाइल है जो कि tar फॉर्मेट में है, हम उसे कंप्रेस्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं zip फॉर्मेट में, तो कौन सा एक्सटेंशन यूज कर सकते हैं, tar.gz। ओके, नेक्स्ट जो है विच फाइल इन जावा यूज जिप कंप्रेशन, तो जार फाइल जो है वो जिप कंप्रेशन को यूज करती है जावा में। ओके, टू कन्वर्ट मल्टीमीडिया इन्फॉर्मेशन कमिंग फ्रॉम हार्डवेयर डिवाइस इनटू कंप्यूटर डेटा कैन बी कंपेयर्ड विद विच प्रोसेस, कोडिंग। ओके, तो इसका आंसर है कोडिंग। नेक्स्ट जो है फ्रॉम दी फॉलोइंग विच ऑप्शन शोज एन इशू फेस्ड विद मल्टीमीडिया कंटेंट्स, तो अगर आप ऑप्शन देखें ये बात कर रहा है कौन सा ऑप्शन है जो कि इशू फेस करता है मल्टीमीडिया कंटेंट में, तो पहला देखें कन्वर्टिंग मल्टीमीडिया इन्फॉर्मेशन कमिंग फ्रॉम हार्डवेयर डिवाइस इनटू कंप्यूटर डेटा। नेक्स्ट जो है कन्वर्टिंग द कंप्यूटर डेटा बैक इनटू ऑडियो वीडियो स्ट्रीम फॉर प्लेइंग ऑन द हार्डवेयर, तो दोनों ही प्रोसेस एक तरीके से इशू फेस करते हैं, तो इसका आंसर ए एंड बी दोनों है। नेक्स्ट जो है इन दी मल्टीमीडिया कंटेंट विद प्रोसेस डन बाय सॉफ्टवेयर, तो कन्वर्जन भी होता है और रिवर्स कन्वर्जन भी हो सकता है, तो इसका आंसर भी ए एंड बी दोनों है। नेक्स्ट जो है लूजली कंप्रेशन प्रिजर्व दी, तो इसके ऑप्शन में अगर आपको इसके ब्लैंक के लिए आपको ऑप्शंस मिलते हैं एमसीक्यू के, तो इसका आंसर जो है वो है इंटीग्रिटी, लूजली लॉसलेस कंप्रेशन प्रिजर्व दी इंटीग्रिटी ऑफ द डेटा, एग्जैक्टली। ओके, नेक्स्ट जो है रन लेंथ एनकोडिंग इज अ कंप्रेशन मेथड इन विच रिपीटेड अकरेंस, तो इसका आंसर है अकरेंस ऑफ ए सिंबल आर रिप्लेस्ड। नेक्स्ट जो है लैम्पोजिव एनकोडिंग इज अ टाइप ऑफ डिक्शनरी बेस्ड एनकोडिंग, इसके बारे में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट जो है इन हफमैन कोड्स फॉर ईच कैरेक्टर विद दी मोर फ्रीक्वेंट कैरेक्टर हैविंग शॉर्टर कोड्स, जो कि ज्यादा फ्रीक्वेंट कैरेक्टर्स होते हैं उनके उतने ही शॉर्टर कोड्स होते हैं देन द लेस फ्रीक्वेंट कैरेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट जो है द डिक्शनरी एंड एलजेड एनकोडिंग कंसिस्ट ऑफ इंडेक्स्ड एंट्रीज, जो एंट्रीज होती हैं वो इंडेक्स्ड होती हैं, दैट रेफर्स टू सबस्ट्रिंग इन द ओरिजिनल फाइल। नेक्स्ट जो है इन हफमैन एनकोडिंग बोथ द सेंडर एंड रिसीवर मस्ट हैव द कॉपी ऑफ सेम कोड, सेम कोड होना चाहिए सेंडर और रिसीवर के बाद। जेपीजी इज यूज्ड टू कंप्रेस इमेज, ठीक है, एमपीजी इज यूज्ड टू कंप्रेस वीडियो, एंड नेक्स्ट एमपीजी यूज अ मेथड सिमिलर टू जेपीजी टू कंप्रेस द इंडिविजुअल फ्रेम्स ऑफ वीडियो, वीडियो में क्या होते हैं, सीक्वेंस ऑफ फ्रेम्स होते हैं। नेक्स्ट जो है ब्लॉकिंग इज द एक्ट ऑफ डिवाइडिंग द इमेज इनटू 8x8 पिक्सल ब्लॉक्स, ठीक है, तो वो किस में उसे डिवाइड कर देता है, ब्लॉक्स में। नेक्स्ट जो है डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म चेंजेस द 64 पिक्सल वैल्यू इन ईच ब्लॉक्स, तो इसका आंसर भी ब्लॉक्स है। ठीक है, सो दैट द रिलेटिव रिलेशनशिप बिटवीन पिक्सल्स आर केप्ट बट द रिडंडेंसी आर रिवील्ड। ओके, सो क्वांटाइजेशन ऑफ द टी टेबल रिड्यूसेस द नंबर ऑफ बिट्स, ठीक है, तो क्वांटाइजेशन अगर हम टी टेबल में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो उससे नंबर ऑफ बिट्स रिड्यूस हो जाते हैं नीडेड फॉर इनकोडिंग। अब मोशन पिक्चर इज अ रैपिड फ्लो सेट ऑफ फ्रेम्स, कोई अगर मोशन पिक्चर है GIF फाइल है तो वो सेट ऑफ फ्रेम्स वेयर ईच फ्रेम इज अ पिक्चर, जिसमें हर एक फ्रेम एक पिक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो आई होप आपको MCQ सारे समझ में आए होंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछिए, और थैंक यू फ्रेंड्स। So thanks for watching. Please support our channel, join and follow us.